इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने व्यतिकरण के बारे में जाना था। व्यतिकरण क्या होता है और व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें क्या होती हैं। व्यतिकरण की जो सबसे महत्वपूर्ण शर्त है वो है कि व्यतिकरण कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए, तभी उनमें व्यतिकरण होगा। अगर स्रोत कला संबद्ध नहीं है तो बाकी शर्तें भी अगर मान ली जाएं तो व्यतिकरण उनमें नहीं हो पाएगा। प्रकाश के केस में हमारे पास कला संबद्ध स्रोत बहुत मुश्किल से मिलते हैं। प्रकाश के दो स्वतंत्र स्रोत कभी भी कला संबद्ध नहीं होते हैं। अतः प्रकाश के एक ही स्रोत को दो स्रोतों में एक स्रोत से प्राप्त जो प्रकाश होता है उसे दो भागों में बांटकर उनमें व्यतिकरण करवाया जाता है। इस तरह से एक स्रोत से जो दो स्रोत बनाए जाते हैं वो आपस में कला संबद्ध होते हैं और उनमें बड़े आसानी से व्यतिकरण हो जाता है। एक स्रोत से दो स्रोत बनाने की दो विधियां हैं, एक तरंगाग्र का विभाजन और दूसरा आयाम का विभाजन। हम तरंगाग्र के विभाजन के बारे में बात करेंगे। तरंगों में समान कला वाले बिंदुओं का बिंदु पथ उसका तरंगाग्र कहलाता है, वेव फ्रंट। तरंगाग्र संचरण दिशा के पूर्णतः लंबवत होता है। ये आप देख रहे हैं, एक स्रोत से आने वाली प्रकाश है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है इस तरह से, ये तो ये संचरण दिशाएं हैं, संचरण लाइन है। और ये जो आप देख रहे हैं ये इसके तरंगाग्र है। तरंगाग्र स्रोत पर निर्भर करते हैं। अगर बिंदु स्रोत है तो उसका गोलीय तरंगाग्र होगा, अगर रेखीय स्रोत है तो उसका बेलनाकार तरंगाग्र होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो स्लिट बनाई है ये रेखीय स्लिट है। यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, S1 और S2 पर जा रहा है। ये हमारे पास इसके तरंगाग्र बन रहे हैं। जब S1 से ये प्रकाश बाहर निकलेगा और S2 से प्रकाश बाहर निकलेगा तो इनके यहाँ पर स्वतंत्र तरंगाग्र बनेंगे। ये तरंगाग्र आपस में मिलते हैं और यहाँ पर व्यतिकरण प्रतिरूप हमें देखने को मिलता है, जिसमें चमकीली और काली लाइनें हमें देखने को मिलती हैं इस पर्दे पर। ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। जब प्रकाश S1 से इस केंद्रीय बिंदु पर पहुंचता है P पर और S2 से इस केंद्रीय बिंदु पर पहुंचता है तो यहाँ पर इस प्रकाश ने S1 से P दूरी बराबर पार की है और S2 से P भी दूरी बराबर पार की है। यानी इसके तय किए गए पथों में पथांतर शून्य होता है। इसलिए शून्य पथांतर पर संपोषी व्यतिकरण यहाँ देखने को मिलेगा। इस स्थिति को देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों तरंगें इस बिंदु पर विपरीत कला में मिल रही हैं। विपरीत कला में मिलने पर यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण होगा और यहाँ पर काली फ्रिंज हमें देखने को मिलेगी। इस अवस्था में P1 पर हमारे को, क्योंकि ये समान कला में दोनों तरंगें मिल रही हैं P1 पर, इसलिए P1 पर संपोषी व्यतिकरण होगा। संपोषी व्यतिकरण मतलब अधिकतम तीव्रता और चमकीली फ्रिंज। विनाशी व्यतिकरण मतलब कम तीव्रता और काली फ्रिंज। पथांतर निकालने के लिए हम इन दोनों के बीच की दूरी S1 और S2 के मध्य की दूरी D ले लें और पर्दे से इसकी दूरी को Z मान लें। तो S1 से P पर जो एक सामान्य हम बिंदु ले रहे हैं जो केंद्रीय बिंदु से Y दूरी पर है। S1 से जाने वाली किरण यहाँ दूरी पार कर रही है R1, S2 से जाने वाली किरण दूरी पार कर रही है R2।
तो यहाँ पर पथांतर R2 माइनस R1 होगा। हम एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो इस परपेंडिकुलर के बाद दोनों दूरियां बराबर हैं। अंतर इन दोनों दूरियों में ये है, सिर्फ यही P बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों में पथांतर होगा और यही हमारे पास, हम इसे डेल्टा डिफाइन कर रहे हैं। पथांतर जैसा हमने पहले डिस्कस किया S2P माइनस S1P होगा। S1P स्क्वायर, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। पूर्व का चित्र देखें तो ये यहाँ से अगर हम एक पैरेलल लाइन खींचे, यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींचे यहाँ, तो ये दूरी यहाँ से d/2 होगी। तो S1P के लिए PO दूरी लंब ये होगा y माइनस d/2 और S2P के लिए यही लंब होगा y प्लस d/2। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से हम एक बार ये वाला त्रिभुज लेंगे और एक बार ये वाला त्रिभुज लेंगे और इससे कर्ण का मान लिख रहे हैं। तो ये हमारे पास विकर्ण के मान है, S1P स्क्वायर आधार और ये लंब, जैसा मैंने बताया था y माइनस d/2, आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर। इसी तरह से S2P, इसमें से z कॉमन निकाल लें तो हमारे पास ये S1P का मान इस तरह से आएगा, S2P का मान इस तरह से आएगा। हम इसे बाइनोमियली एक्सपेंड करें 1 प्लस nx वाली फॉर्म से, तो 1 प्लस हाफ x 1 प्लस nx 1 प्लस x रेज़ टू पावर n, तो उसकी जो सीरीज आती है 1 प्लस nx प्लस nx स्क्वायर बाई 2 प्लस nx स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 एंड ओवर पावर 4। हमने इसमें हायर ऑर्डर की टर्म्स को छोड़ दिया है। यहाँ पर हमने पहली टर्म ली है सिर्फ, क्योंकि y माइनस d/2 दूरी बहुत कम दूरी है और z दूरी बहुत अधिक है, तो ये पूरा फैक्टर बहुत लोएस्ट फैक्टर है। और जैसे जैसे इसका स्क्वायर होगा, इसका पावर 4 आएगी, तो ये और ड्यूल हो जाएगा। हमने उन टर्म्स को इसमें छोड़ रखा है। तो S1P और S2P दोनों इस तरह से आते हैं। पथांतर के लिए हम इसमें निकालें S2P माइनस S1P, वैल्यूज रखी, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा y d/z, जहाँ पर y nth फ्रिंज की दूरी है, जैसा हमने चित्र में दिखाया था, d स्रोतों के मध्य की दूरी, और z हमारे पास S1 S2 से पर्दे की दूरी है। ये y, ये d और दिस इज योर z। संपोषी व्यतिकरणों के लिए जैसा हमने दिखाया था, समान कला में मिलती है तो 2n λ/2 या पथांतर n लैम्डा होना चाहिए। विनाशी व्यतिकरण या अदीप्त फ्रिंजों के लिए पथांतर विपरीत कला में होती है, तो 2n + 1 λ/2, यानी पथांतर या तो λ/2 हो या पथांतर 3 λ/2 हो या पथांतर 5 λ/2 हो, तो हमारे पास विनाशी व्यतिकरण होगा। विनाशी व्यतिकरण पर तीव्रता न्यूनतम होगी, इसलिए फ्रिंजें अदीप्त होंगी, काली फ्रिंजें होंगी। ये दीप्त फ्रिंजें होंगी या चमकीली फ्रिंजें होंगी इन पर। तो यहाँ से हम केंद्र से nवीं फ्रिंज की, nवीं चमकीली फ्रिंज की दूरी y यहाँ से निकाल सकते हैं। y आपका होगा nz λ/d। उसी तरह से यहाँ से निकाल सकते हैं nवीं काली फ्रिंज के लिए दूरी, यहाँ से ये nवीं चमकीली फ्रिंज की दूरी है केंद्र बिंदु से, और ये nवीं काली फ्रिंज की दूरी है केंद्र से
संपोषी व्यतिकरण के लिए ये एनवी फ्रिंज कोई भी, और ये उससे अगली फ्रिंज 10वीं 11वीं 8वीं 9वीं 12वीं 13वीं 5वीं 6ठी, इस तरह से। फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज विड्थ हम किसे कहते हैं? दो क्रमागत चमकीली या काली फ्रिंजों के मध्य की दूरी, यानी 5वीं 6ठी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ये फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप पुनः इस चित्र पर आए। ये एनवी फ्रिंज है और n+1वीं फ्रिंज यहां होगी, तो yn+1 माइनस yn, yn+1 की पोजीशन ये है, yn की पोजीशन ये है। फ्रिंज की चौड़ाई आप निकाल सकते हैं इस तरह से। ये चमकीली फ्रिंज होगी। बिल्कुल इसी तरह से काली फ्रिंज के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं nवीं काली फ्रिंज और n+1वीं काली फ्रिंज। इनके बीच की चौड़ाई हमारे पास ये है। आप देख रहे हैं फ्रिंजें चाहे काली हो या चमकीली, फ्रिंज की चौड़ाई हमेशा नियत रहती है, पहली चीज। दूसरी चीज, फ्रिंज की चौड़ाई n पर निर्भर नहीं कर रही है, अर्थात व्यतिकरण की कोटि पर, व्यतिकरण के ऑर्डर पर ये निर्भर नहीं कर रही है। यानी व्यतिकरण का ऑर्डर चाहे पहला हो, 5वां हो, 10वां हो, 15वां हो, फ्रिंज की चौड़ाई हमेशा समान रहती है। फ्रिंज की चौड़ाई ऑर्डर के साथ परिवर्तित नहीं होती। एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यहाँ पर देखने को जो मिल रही है, आप देख रहे हैं पर्दे की दूरी नियत है और दोनों स्रोतों के बीच की दूरी भी नियत है। परिवर्तनशील सिर्फ लैम्डा है, तरंग दैर्घ्य। अगर आप एक वर्णी प्रकाश स्रोत लेते हैं तो सारी फ्रिंजों का रंग एक जैसा होगा, क्योंकि एक वर्णी प्रकाश स्रोत में वेवलेंथ एक ही होगी। और अगर हम सफ़ेद प्रकाश लेते हैं तो सफ़ेद प्रकाश में हमारे पास सारे तरंग दैर्घ्य उपलब्ध रहते हैं। तो सारे तरंग दैर्घ्य होने के कारण सफ़ेद प्रकाश की जो फ्रिंजें हैं वो हमें अलग अलग रंग की दिखाई देंगी। लाल रंग के लिए आप जानते हैं तरंग दैर्घ्य अलग होता है, हरे रंग के लिए अलग होता है, पीले रंग के लिए अलग होता है और लाल रंग के लिए अलग तरंग दैर्घ्य होता है। उसी तरह से नीले, जैसे आप देखें नीले रंग का जो तरंग दैर्घ्य है वो लगभग 4000 एंगस्ट्रम है और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य लगभग 8000 एंगस्ट्रम है। यानी नीले रंग की जो फ्रिंजें होंगी उनकी फ्रिंज चौड़ाई कम होगी, लाल रंग की फ्रिंजों के लिए उनकी फ्रिंज चौड़ाई लगभग नीले रंग की फ्रिंज चौड़ाई से दुगनी होगी। इसलिए जैसे ही सफ़ेद प्रकाश से हम इसे इल्यूमिनेट करें तो फ्रिंजेस हमारे पास कलर्ड बनती है। एक वर्णी प्रकाश स्रोत सोडियम प्रकाश से अगर हम इसे इल्यूमिनेट करें तो सारी फ्रिंजें एक ही रंग की होंगी। आप उसको किसी तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। अलग अलग तरंग दैर्घ्य, लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग के लिए फ्रिंज की चौड़ाई भी अलग अलग होती है या भिन्न भिन्न रंगों की फ्रिंजें अलग अलग स्थान पर बनती हैं। अब हम आए केंद्रीय फ्रिंज पर। केंद्रीय फ्रिंज ओ पर बनेगी, ये चमकीली होगी क्योंकि पथांतर शून्य है। दोनों तरंगें यहां पर समान कला में मिलेंगी। शून्य पथांतर की अवस्था बहुत महत्वपूर्ण चीज है। शून्य पथांतर की अवस्था सारे तरंग दैर्घ्यों के लिए एक ही बिंदु पर है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं ओ बिंदु पर है, यानी नीले रंग की केंद्रीय फ्रिंज भी ओ बिंदु पर बनेगी, पीले रंग की भी वहीं बनेगी, हरे रंग की भी वहीं बनेगी और लाल रंग की केंद्रीय फ्रिंज भी वहीं बनेगी। यानी केंद्रीय फ्रिंज यहाँ पर, ये पूरा पैटर्न तो आपको जब सफ़ेद प्रकाश से इल्यूमिनेट करेंगे तो पूरा पैटर्न तो आपको कलर्ड फ्रिंजें देगा, लेकिन केंद्रीय फ्रिंज पर क्या होगा?
सारे रंगों की केंद्रीय फ्रिंज एक ही पोजीशन पर बन रही हैं। अर्थात पुनः यहाँ पर हमारे पास नीला रंग भी होगा, पीला भी होगा, हरा भी होगा, लाल भी होगा, सारे रंग एक ही बिंदु पर होंगे। तो ये हमारे पास केंद्रीय फ्रिंज वापस सफ़ेद रंग की प्राप्त होगी। जब एकवर्णी प्रकाश स्रोत हम काम में लेते हैं तो हम उसमें यह पता नहीं लगा पाते हैं कि केंद्रीय फ्रिंज कौन सी है, क्योंकि सारी फ्रिंजें एक ही रंग की होती हैं, सबकी तीव्रता लगभग बराबर होती है। तो केंद्रीय फ्रिंज ढूंढने के लिए हमें यहाँ पर सफ़ेद प्रकाश रखना होगा, और जिस स्थिति में यहाँ पर जिस सफ़ेद फ्रिंज जहाँ आ रही है वही हमारे लिए केंद्रीय फ्रिंज की स्थिति होगी। तो सफ़ेद प्रकाश की फ्रिंजें इसीलिए रंगीन बनती हैं, और जब एकवर्णी प्रकाश स्रोत से कोई प्रयोग करें, जैसे फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म, फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म इसी तरंगाग्र विभाजन का एक उदाहरण है। केंद्रीय फ्रिंज अगर हमें उसमें देखनी है तो हमें पहले सफ़ेद प्रकाश रखना होगा, और जिस जगह पर सफ़ेद फ्रिंज आ रही है वहाँ पर अपने माइक्रोमीटर का क्रॉस वायर रख लें, वो हमारे पास केंद्रीय फ्रिंज की स्थिति होगी। केंद्रीय फ्रिंज के एक और n=1 से आगे, केंद्रीय फ्रिंज के दूसरी ओर भी n=1 से आगे के व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होते हैं। सफ़ेद प्रकाश की फ्रिंजें रंगीन बनती हैं, इसलिए आयाम के विभाजन में बहुत आसानी से हमें रंग देखने को मिल जाते हैं, बहुत सामान्य घटनाओं से रंग देखने को मिल जाते हैं। इसे हम आगे अगले व्याख्यान में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।